आज खबर की शुरुआत करेंगे एक पॉजिटिव न्यूज से। खबर कटिहार की है, जहां पर्यावरण दिवस के अवसर पर अमलाटोला स्थित कस्तूरी स्वीट्स के पास गर्मी के मौसम में बच्चों के द्वारा राहगीरों को शुद्ध एवं शीतल जल का वितरण किया गया। पर्यावरण दिवस के अवसर पर जल ही जीवन का संदेश बड़े ही सरलता के साथ लोगों को शीतल जल पिलाकर किया गया। बच्चों ने बड़े ही सुगमता के साथ ये मैसेज देने की कोशिश की कि अगर पेड़ नहीं होंगे, पर्यावरण को अगर हम दूषित करेंगे तो हमें शुद्ध जल पीने को भी नहीं मिलेगा। इस अवसर पर कांग्रेस नेता निक्कू सिंह, पिंटू जी, टिंकू महतो, मुन्ना श्रीवास्तव, विक्की गुप्ता, चंचल सिंह जी उपस्थित थे। समिली से हमारे संवाददाता की खबर है कि रविवार के दिन एक बहुत बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मामला समिली प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत NH 31 की है, जहां सड़क पर किसान भवन के समीप स्कॉर्पियो और ट्रैक्टर में भीषण टक्कर हो गई। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि इसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोगों के घायल होने की सूचना मिल रही है। घायलों को पोठिया पुलिस के द्वारा समेली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पोठिया पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई में जुट चुकी थी। ट्रैक्टर और स्कॉर्पियो के बीच में दुर्घटना हुई है और ऐसा कहा जा रहा है कि स्कॉर्पियो वाले ने बाइक को बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर में मार दिया, जिसकी वजह से दुर्घटना बहुत भयंकर हुई है। स्कॉर्पियो में 4 लोग सवार थे, जिसमें 1 लोग तो स्पॉट डेथ हो गए, 3 लोग घायल हैं बुरी तरह। और ट्रैक्टर में जो ड्राइवर था, चालक, वो ट्रैक्टर में दब गया। क्योंकि जब वो स्कॉर्पियो का टक्कर लगा ट्रैक्टर में, तो ट्रैक्टर बिल्कुल से पलट गई, तो उसमें वो दब गया, वो उसका ड्राइवर। हमारे संवाददाता इकबाल की रिपोर्ट भागलपुर से है, जहां बरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत झाबुआ कोठी के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के लिए बने 7 नंबर सरकारी क्वार्टर में एक 17 वर्षीय इंटर का छात्र, जिसका नाम पीयूष कुमार है, उसने एक अवैध तमंचे से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस घटना की सूचना जब पुलिस को मिली तो घटना की सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है और मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद करती है। इस घटना से पूरा परिवार सदमे में है कि आखिर ऐसा क्या था कि पीयूष ने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। खबर के मुताबिक पीयूष की बहन आरती का कहना है कि मेरा भाई लल्लन सर के कॉन्सेप्ट कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करके आया और जब खाना खाने को कहा गया तो अपने कमरे में चला गया और कमरे को अंदर से बंद कर लिया। कुछ देर के बाद एक जोरदार आवाज हुई, लगा जैसे कि ट्रांसफार्मर की फटने की आवाज है, लेकिन जब हम लोग उसके कमरे की ओर गए तो पूरे कमरे से धुआं निकल रहा था। तभी हम लोगों ने उस कमरे को तोड़कर देखा तो मेरा भाई पलंग पर एक तरफ गिरा हुआ था और पूरे चादर में उसका खून लथपथ लगा हुआ था। मीडिया से जो बात मृतक की बहन आरती ने कही, उसने कहा कि मेरा भाई बिल्कुल सीधा था, उसे किसी से कोई लड़ाई नहीं थी, मगर इस तरह यह कदम उठाएगा, इसके पीछे जरूर कोई बात है या कोई उसे तंग करता होगा, तभी जाकर उसने इस तरह का कदम उठाया है। मौके पर बरारी थाना अध्यक्ष अमित कुमार अपने दल बल के साथ पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिए और वहां एक सुसाइड नोट के साथ एक देसी कट्टा और एक खोखा भी बरामद हुआ। इस बात की भी जांच की जा रही है कि उसने सुसाइड क्यों किया। यह दिल दहलाने वाली खबर समस्तीपुर की है, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों की लाश घर के अंदर मिली है। सभी के शव छत से लटके मिले। मामला विद्यापति नगर थाना क्षेत्र के मऊ धनेशपुर दक्षिणी गांव का है, जहां रविवार की सुबह जब पड़ोसियों ने घर के अंदर देखा तो मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद आसपास के लोग वहां जुट गए। फिर किसी ने फोन करके इस बात की सूचना पुलिस को दी और फिर पुलिस मौके पर पहुंचकर सभी शवों को अपने कब्जे में लेकर हर एक एंगल से मामले की जांच कर रही है। खबर लिखने तक कुछ भी साफ नहीं था, तो जो लोग चश्मदीद थे, कोई इसे खुदकुशी बता रहे थे तो कुछ हत्या का शक जता रहे थे। अब देखते इस मामले में कब तक खुलासा हो पाता है और क्या खुलासा होता है। मरने वालों में 42 वर्षीय मनोज झा, उनकी पत्नी 38 वर्षीय सुंदरमणि देवी, मां 65 वर्षीय सीता देवी और मृतक मनोज का 10 वर्षीय पुत्र सत्यम और 7 वर्षीय पुत्र शिवम शामिल है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले और आरोपियों की गिरफ्तारी करे। कुछ बातें जो लोग दबी जबान में कर रहे थे, उनके अनुसार परिवार काफी दिनों से कर्ज में डूबा था और मनोज के ऊपर करीब 10 लाख का कर्ज था और यह रकम अलग अलग से ली गई थी। जहां तक कि पता चला कि उसने 2 बेटियों की शादी भी कर्ज लेकर की थी और उधार की रकम को वापस करने में असमर्थ था। जिनसे मनोज ने उधार लिया था वो सभी लोग मनोज पर दबाव बना रहे थे, जिसके कारण एक धारणा बन रही है कि आर्थिक तंगी के कारण भी परेशान होकर परिवार के लोगों ने अपनी जिंदगी समाप्त कर ली। इस बारे में डीएसपी दिनेश कुमार पांडे ने बताया कि कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है। हत्या और सुसाइड पुलिस दोनों एंगल पर छानबीन कर रही है और अब इंतजार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का, तभी मौत के मामले का स्पष्ट कारण पता हो पाएगा। खबर मुजफ्फरपुर की है, जहां एक हाईवा हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया और फिर क्या था, हाईवा ट्रक में आग लग गई और देखते ही देखते पूरा ट्रक जलकर खाक हो गया। आग लगने से हाईवा के साथ 3 घर भी जलकर राख हो गए। ड्राइवर हाईवा की सीट पर बैठा हुआ था और उसके शरीर में भी आग लग गई। वह गेट खोलकर बचने के लिए भागा, लेकिन आग से पूरी तरह से जल गया और चंद ही सेकंड में उसकी मौत हो गई।
सूत्रों के मुताबिक जिंदा ड्राइवर की पहचान पंकज कुमार उम्र 27 बड़का गांव के नरगी जीवननाथ के रूप में हुई है। उसके भाई अजय कुमार ने बताया कि हाईवा ठिकहा का है और पंकज उस पर बालू लोड कर यहां पर अनलोड करने आया था और जैसे ही उसने बालू नीचे गिराने के लिए हाईवा को हाइड्रोलिक सिस्टम से उठाया वैसे ही उसका पिछला हिस्सा हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया, जिससे कि पूरे हाईवे में करंट आ गया और देखते ही देखते पूरा हाईवा ट्रक आग की चपेट में आ गया। वहां पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी ग्रामीण रंजीत कुमार ने बताया कि तार की ऊंचाई बहुत कम है, इसे और ऊपर होना चाहिए, इसके लिए बिजली विभाग दोषी है। घटना की नजाकत को देखते हुए वहां पर मौजूद थानेदार राजपत कुमार ने लोगों को समझाकर शांत किया, क्योंकि इस घटना के बाद लोग काफी उग्र हो रहे थे। उन्होंने उचित कानूनी कार्रवाई करने की बात कही और फिर लोगों को वहां से हटने के लिए कहा। पुलिस द्वारा मृतक के परिजन और जिनका घर जला है उनके बयान दर्ज करने की कवायद जारी है। हालांकि एक अमानवीय चेहरा समाज का देखने को मिला, वह यह कि जब उस हाईवे का ड्राइवर जिंदा जल रहा था तब कुछ लोग इस वीडियो को बनाने में लगे हुए थे, लेकिन किसी ने भी आगे जाकर आग बुझाने की कोशिश तक नहीं की और फिर इस वीडियो को सोशल मीडिया पर भी डाल दिया, जिसमें स्पष्ट दिख रहा है कि ड्राइवर हाईवा के नीचे गिरा हुआ है और जल रहा है। प्रत्यक्षदर्शी में जो लोग खड़े थे उनका कहना है कि वह काफी डर गए थे कि कहीं हाईवा में कोई ब्लास्ट ना हो जाए, इस कारण वे दूर से ही वीडियो बनाने में लगे थे। पटना उच्च न्यायालय ने आधिकारिक तौर पर लॉ असिस्टेंट के पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत कुल 16 रिक्त पदों को इसमें इच्छुक और योग्य उम्मीदवार पटना उच्च न्यायालय के आधिकारिक वेबसाइट patnahighcourt.gov.in पर जाकर 23 जून 2022 तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो शैक्षणिक योग्यता की बात कही गई है उसमें बताया गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, कॉलेज, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। इसके अलावा 3 वर्ष या 5 वर्षीय लॉ की पढ़ाई करने वाले अंतिम वर्ष के छात्र भी लॉ असिस्टेंट के पदों पर आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो चयन प्रक्रिया है उसमें उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 250 रुपए के आवेदन शुल्क को देना होगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार पटना उच्च न्यायालय के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्रकाशित नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ सकते हैं और अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन भरें। ध्यान रहे, आवेदन भरते समय एक गलती आपके पूरे करियर को खराब कर सकती है, इसलिए बड़े ही ध्यान और इत्मीनान से समय रहते आवेदन को भरकर जमा कर दें। हमारी भी उन सभी परीक्षार्थियों अभ्यर्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं हैं। इस खबर के डिस्क्रिप्शन में हम आपको आवेदन करने वाले वेबसाइट की डिटेल्स भी दे रहे हैं। युवाओं में आजकल बाइक से स्टंट करना एक अलग ही स्वैग बन गया है, जहां लोग खतरनाक स्टंट करने से बाज नहीं आ रहे हैं और लोगों की जान पर बन आती है। एक ऐसा ही वीडियो हमारे हाथ लगा है जो गंगा ड्राइववे पर स्टंट कर रहे और स्पीड में बाइक चला रहे युवकों की आई है। इस घटना में आप देख सकते हैं कि 2 लड़के एक स्पोर्ट्स बाइक पर सवार होकर स्टंट कर रहे हैं। वह रॉन्ग साइड से आते हैं और स्पीड से एक स्कूटी को जोर से टक्कर मार देते हैं, जिस पर एक दंपति सवार होता है। इस स्टंटबाजी में स्कूटी सवार दंपति घायल हो जाते हैं और जिसके बाद आसपास के लोगों ने सभी को उठाकर अस्पताल पहुंचाया। इस तरह के स्टंट कई बार जानलेवा साबित होते हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि कृपया अपनी और अपने आसपास के लोगों की जान का ध्यान रखें, क्योंकि एक बार जान अगर चली गई वापस नहीं आ सकती। ध्यान रहे, बॉलीवुड या फिल्मी दुनिया में रीटेक होते हैं, लेकिन जिंदगी में कभी रीटेक नहीं होता। जैसा कि हमें मालूम है कि पूरे बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन फिर भी शराब पीने वाले और शराब तस्कर बाज नहीं आ रहे हैं और हर रोज कहीं ना कहीं शराब की कोई ना कोई खेप पकड़ी जाती है। लेकिन आज खेप की नहीं, आज हम बात करेंगे किस तरह शराब की बोतलें शहर के अंदर आ जाती हैं और ज्यादातर शराब की बोतल कहाँ पाई जाती है। कटिहार सदर अस्पताल का रैन बसेरा, जो कि कटिहार नगर में स्थित है, आज इसी बिल्डिंग के ठीक बगल में गेट के अंदर भाग में 15 से 20 खाली शराब की बोतलें पाई गई, जो काफी महंगी शराब की बोतलें हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि गरीब तबके के लोग इसे नहीं पीते होंगे। फिर यह शराब की बोतल आखिर आई कहां से? कमाल की बात तो यह है कि सदर अस्पताल में लोग इलाज कराने आते हैं, वहीं रैन बसारे में लोग सोकर रात गुजारते हैं, जिनके परिजन सदर अस्पताल में भर्ती होते हैं और वहीं पर शराब की खाली बोतलें मिलती हैं। यह अपने आप में आश्चर्य है, क्योंकि प्रशासन इस मामले में चैन की नींद सो रहा है। हमने वहां के लोगों से बात करने की कोशिश की तो पता चला कि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो इस तरीके का काम करते हैं और शराब पीकर बोतल छोड़ जाते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सदर अस्पताल के बगल में ही नाका है और इतनी चीजें होने के बावजूद भी किसी को पता नहीं चलता। आपको बता दें, महज 200 मीटर की दूरी पर नगर थाना स्थित है। बजाय इसके इस तरह की हिम्मत दिखाना सरकार के शराब कानून बंदी को मुंह चिढ़ाने जैसा है। हमको बोला जाता है कि तुम रिक्शा चालक है, एक रिक्शा चालक, ये दारू पियेंगे हम महुआ तारी फाड़ी 1 लोटा पी लेते हैं, पेट भर जाता है। मेरे पास 2 बच्चा है, चलते मेरा औकात है ये दारू पीने का? मेरा बाप का औकात नहीं जो हम पियेंगे इतना।
आज की पॉजिटिव खबर में यह खबर है कि अब केंद्र की तर्ज पर बिहार सरकार भी नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीसी के तहत मृतक कर्मचारी के आश्रितों को पुरानी पारिवारिक पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। इसकी नियमावली बनाने के लिए वित्त विभाग के सचिव संसाधन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है। सूत्रों की माने तो कमेटी अपनी रिपोर्ट जून तक राज्य सरकार को सौंपेगी। केंद्र ने 2004 में एनपीसी लागू किया था। 2005 में बिहार सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के लिए एनपीसी शुरू किया। अभी तक प्रदेश में 1.95 लाख कर्मचारी एनपीसी के दायरे में आते हैं। दोनों में फर्क है और इस बात को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि पुरानी पेंशन के लिए कर्मचारी की सैलरी से कोई कटौती नहीं होती थी। इसमें 14% हिस्सा सरकार भी देती है। पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ की सुविधा होती थी, लेकिन एनपीएस में यह नहीं है। इसके बदलाव के लाभ को गणित से समझें। अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके आश्रित को 7 साल तक बेसिक का 50% और महंगाई भत्ता बतौर पेंशन मिलेगी। फिर 7 साल के बाद बेसिक का 30% और महंगाई भत्ता मिलेगा। यानी कि अगर किसी कर्मचारी की मौत के समय बेसिक 50,000 है तो आश्रित को 25,000 और महंगाई भत्ता 7 साल तक मिलता रहेगा। 7 साल के बाद बेसिक का 30% यानी कि 15,000 और महंगाई भत्ता पेंशन के रूप में मिलेगी। इसमें जो मुख्य बात है वह है कि पीएनसी में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय कुल जमा राशि का 60% एक मुश्त दे दिया जाएगा। शेष 40% को शेयर बाजार में निवेश करके उसके आधार पर पेंशन तय की जाएगी, ताकि उसे पेंशन देने में सरकार को भी कोई दिक्कत ना हो और निवेश होने से कहीं ना कहीं सरकार के खजाने में भी पैसे आ सकेंगे। अगर निवेश के कारणों से और पैसे कम पड़ जाते हैं या कोई नुकसान हो जाता है तब भी उसका पेंशन कर्मियों के परिवार को उतना ही पेंशन दिया जाएगा जितना उसे मिलना चाहिए। कोरोना जैसी संक्रमण पूरे विश्व में फैली है और कुछ न कुछ इसके बाद ऐसी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं जिसका कोई भी इलाज या काट अभी तक नहीं मिल पाया। जिसे भी कोरोना संक्रमण हुआ उसे 14 दिन में तो मुक्ति मिल गई, लेकिन उसके साइड इफेक्ट से हर व्यक्ति प्रभावित हुआ। किसी की आंख की रोशनी कम हो गई तो किसी के शरीर में लगातार दर्द हो रहा है। कोरोना के बाद अगर सिर दर्द अक्सर हो रहा है तो उसे इग्नोर करने की गलती ना करें, क्योंकि अब ब्रेन टीबी हो सकता है। जी हाँ, कोरोना के साइड इफेक्ट में अब ब्रेन टीबी भी जुड़ गया है। उल्टी, सरदर्द, थकान की वजह से लोग सिर दर्द की दवा खा रहे हैं, जबकि समस्या होने पर अनहोनी की आशंका रहती है। बिहार के अस्पताल में हर महीने 250 और पटना में 100 से अधिक मरीज आ रहे हैं, जबकि कोरोना से पहले महीने में 25 से 35 मरीज ब्रेन टीबी के पहुंचते थे। इसके बाद ब्रेन टीबी से संक्रमितों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। इसके लक्षण और जांच के बारे में आपको बताते हैं। आईजीएमएस के न्यूरो मेडिसिन के हेड अशोक कुमार के मुताबिक ब्रेन टीबी से पीड़ित को सिरदर्द, उल्टी, थकान, बुखार, गर्दन में अकड़न, सुस्ती, चिड़चिड़ापन, बार बार बेहोश होने की शिकायत रहती है। ऐसे मरीजों को तत्काल डॉक्टर से सलाह लेकर इसका पता लगाने के लिए सीएस, एक्सरे, सीबी, नेट, ब्लड टेस्ट, एमआरआई, सीटी स्कैन तुरंत करवाना चाहिए। खास करके जिनकी इम्यूनिटी काफी कमजोर है, वैसे रोगियों के साथ शराब और सिगरेट पीने वाले मरीजों को सबसे अधिक ब्रेन टीबी का खतरा रहता है। इसके साथ ही फेफड़े के टीबी मरीजों को ब्रेन टीबी का सबसे अधिक खतरा रहता है। कोरोना के बाद एक नई बीमारी जो सुनने में आ रही है वो है मंकी पॉक्स। इसके कारण भी पूरे भारत में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं कई अन्य देश अभी इससे जूझ रहे हैं। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।